नमः संस्कृताय। ज्ञान वैविध्य यूट्यूब कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम अध्ययन कर रहे हैं अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला जो सूत्र है, उस सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उस सूत्र में हमने जो पीछे की कक्षा थी उसमें जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, उन 16 पदार्थों में से हमने 10 पदार्थों का हमने अध्ययन कर लिया है और बाकी जो 6 बचे हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमने अध्ययन कर लिया था यथा तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो अब जो 6 बचे हैं उन 6 का हम अध्ययन करेंगे। तो कौन सा था? यथा। 11वां है अनुपूर्व्य। योगपद्य। सादृश्य। साकल्य। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वेदी अर्थाभावा अत्याय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति रह गया है। सम्यता संपत्ति साकल्य और अंत, ये 6 हमारे शब्द रह गए थे। तो इन अर्थों में जो हमारे रूप बन रहे हैं उन रूपों को हम देखेंगे। तो अनुपूर्व अर्थ में जो रूप बन रहा है वह है अनुज्येष्टम। योगपद्य अर्थ में जो रूप बन रहा है वह सचक्रम। सादृश्य अर्थ में जो रूप बन रहा है वो है सखी। सखी। संपत्ति अर्थ में जो रूप बन रहा है वो है अनुज्येष्टम सचक्रम सखी सशत्रम। साकल्य अर्थ में जो रूप बन रहा है वह सतृणम। और जो अंत में रूप बन रहा है वो है स्वाग्नि। ये जो 6 रूप है, ये 6 रूप हमारे बन रहे हैं। तो जो ये 6 शब्द रह गए थे, इन 6 शब्दों के जो अलग अलग ये रूप है, ये रूप आज हम सिद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम अनुपूर्व अर्थ में जो रूप बन रहा है अनुज्येष्टम। वो अनुज्येष्टम हम देखें। अनुज्येष्टम, इसका लौकिक विग्रह हो गया ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। जो अनुपूर्व अर्थ में जो ये रूप बन रहा था अनुज्येष्टम, इसका लौकिक विग्रह हो गया ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। इसका लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो गया ज्येष्ठ प्लस गस और अनु प्लस सु। ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। वही प्रक्रिया अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से समास संज्ञा अव्ययम विभक्ति इत्यनेन सूत्रेण समास संज्ञा कृते समास संज्ञा कृतति समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपर धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक
धातु से सुप का लुक हो गया। सुप लुक होने के बाद में स्थिति आती है ज्येष्ठ अनु। ज्येष्ठ अनु वही सूत्र प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग होने पे रूप बनता है अनुज्येष्ठ, अनुज्येष्ठ बन जाता है। तो ये प्रातिपदिक शब्द हमारे सामने आ जाता है अनुज्येष्ठ। तो ये अनुज्येष्ठ हमारे सामने आ जाता है, तो वही जो न्यास एक देश विकृत मन्यगत उसकी सहायता से शुभोत्पत्ति, उसकी सहायता से शुभोत्पत्ति और कृतदेश समास से प्रातिपदिक संज्ञा या अनुज्येष्ठ प्लस सु सवोजस से सु प्रत्यय, और इसका लोप हो रहा था अव्यय भाव शुभ से, तो उसको प्रभात कर दिया ना अव्ययी भावात अथवा मत्व पंचम्या। तो इस सूत्र में ना अव्ययी भावात तो अमत्व पंचम्या, इस सूत्र ने सु का अम आदेश कर दिया। तो अम अनुज्येष्ठ प्लस अम, अमी पूर्व से इसका पूर्व रूप, तो अनुज्येष्ठम ये रूप बन गया। जो अनुपूर्व अर्थ में जो रूप बन रहा था अनुज्येष्ठ, ये अनुज्येष्ठम हमारा रूप यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। तो अब पीछे बचे 5 अनुपूर्वेण अर्थ में जो रूप हमारा सिद्ध हो गया। अब बचा योग पद्य। योग पद्य अर्थ में जो रूप बन रहा है, प्रक्रिया पूरे अव्ययी भाव समास में यही चलेगी। कोई एक या कोई बीच बीच में कोई, जैसे इसमें अव्ययी भावाचक काले सूत्र आता है, तो वो सह के स्थान पे स आदेश करता है। तो कोई एक या दो सूत्र बीच में नए आते हैं, बाकी पूरा का पूरा तरीका समान चलता है। तो अब हमारा बचा योग पद्य अर्थ में। योग पद्य अर्थ में जो सहचक्रम बन रहा था, सहचक्रम उसका करे तो इसका लौकिक विग्रह हो गया चक्रेण युगपत, ये इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करे तो चक्रेण, चक्रेण में टा प्रत्यय है, टा का इन आदेश होके और न का न हो जाता है, तो चक्र प्लस टा और सह प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाता है। और बाकी वही प्रक्रिया समान चलती है। समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपलुक। तो सुपलुक होने के बाद में स्थिति आती है चक्र सह, सह चक्र से आती है स्थिति। तो उसके बाद में वही प्रक्रिया प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग करे। इसका पूर्व प्रयोग करने पे स्थिति आ जाती है सहचक्र, सहचक्र ये स्थिति आ जाती है। तो सहचक्र आने के बाद के अंदर अब हमारा वो सूत्र है वो इस कार्य करता है अव्ययी भावचक काले। अब वह सूत्र लगेगा अव्ययी भाव चा काले।
इस सूत्र से क्या होता है, ये सूत्र कहता है कि सहस्य स आदेश स्यात् न तु काले। सह का स आदेश होता है, परंतु जो कालवाचक स है उस कालवाचक स को छोड़ के बाकी सारी जगह सह को स आदेश करता है। तो सह का स आदेश हो गया तो स चक्र यहाँ पे प्रातिपदिक बन गया। तो प्रातिपदिक बनने के बाद में वही एक देश विकृत मन्यनवत से सुबुत्पत्ति, सुबुत्पत्ति करेंगे, सुबुत्पत्ति शुभ इत्यादि उत्पत्ति, सुबुत्पत्ति हो गई तो सह चक्र प्लस सु और सु को अमादेश न अव्यय भाव तो मतलब पंचमी से अमादेश और अमी पूर्व से इसका पूर्व रूप करके रूप बन जाता है सहचक्रम। ये हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। अमी पूर्व से इसका पूर्व रूप हो गया तो बन गया सहचक्रम। तो यह हो गया सहचक्रम। तो सादृश्य संपत्ति, तो हमने यथा योगपद्य, योगपद्य अर्थ में भी हमने रूप देख लिया। अब आता है सादृश्य अर्थ में। अब जो ये चार रूप है ये समान है क्योंकि इनमें सह है, तो सह का तो अव्ययी भावचाकारी सूत्र से सह का स आदेश हो जाता है। तो इनको हम आसान तरीके में समझें तो सबको एक साथ लें तो आता है सहसखी, सहसखी, सहसखी का लौकिक विग्रह हो गया, सहसखी का लौकिक विग्रह हो गया, सखी के साथ इसका लौकिक विग्रह हो गया तो सख्या, सहितेन इसका लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह करें सखी प्लस ता और सह प्लस सु, इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह वही प्रक्रिया समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक इसका सुप का लुक हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा पहले वो उसमें हो जाएगी अव्यय संज्ञा, समास संज्ञा सम्यता, समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि बार बार लिखने से इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही प्रक्रिया चल रही है। तो हमें समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए बार बार इन सूत्रों को नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि वही समान प्रक्रिया चलेगी। तो मैं ज़्यादा समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और शुभकालुक होने से सखी सह वही उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग, इसका पूर्व प्रयोग होने से सह सखी। अब वो सूत्र कार्य करता है अव्ययी भावे सकाले, अव्ययी भावे सकाले सखी। तो एक देश विकृत मन्यनवत से यहाँ पे उत्पत्ति सखी प्लस सौवोजस से सुप्रत्यय, इससे सुप्रत्यय हो जाएगा तो अव्ययी भावस्य से अव्ययी संज्ञा और अव्ययादाप सुख से अव्ययादाप सुख से सुख का लुक हो जाएगा।
तो सुप का लुक होने से इसे सु का लोप हो जाएगा, तो सह सखी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो जो योग पद्य सादृश्य अर्थ में जो रूप बन रहा था वो भी हमने देख लिया। अब 3 रूप है सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। संपत्ति अर्थ में जो रूप बन रहा है वो है क्षत्रम। क्षत्रम का अर्थ हो गया क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की जो संपत्ति है ये इसका अर्थ हो गया क्षत्राणाम संपत्ति। तो क्षत्राणाम में आम प्रत्यय है, छत्र प्लस आम और सह प्लस सु, ये इसका लौकिक विग्रह है और ये इसका अलौकिक विग्रह। वही प्रक्रिया समास संज्ञा, प्राकृतिक संज्ञा, सुपलुक। तो सुपलुक होने से हमारे सामने स्थिति आती है छत्र सह। उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होने से स्थिति सामने आती है सह छत्र। सह छत्र बनता है, फिर इसके अंदर सूत्र कार्य करता है अव्ययी भाव काले, तो सह का से आदेश हो जाता है तो सह छत्र। अब बाद में प्रातिपदिक बनता है तो सुबोत्पत्ति और सु पढ़ते, और सु का ना अव्ययी भाव तो मतलब पंचम्या से अमादेश हो गया, और अमी पूर्व से इसका पूर्व रूप होने से सहक्षत्रम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। तो जो सादृश्य संपत्ति अर्थ में जो रूप बन रहा था वो भी हमने देखा। अब है साकल्य और अंत, जो ये रूप बन रहे हैं इनको हम देखें तो एक साथ देख लें। साकल्य और ये अंत, इन दो अर्थों में जो रूप बन रहे हैं वो देखें। तो साकल्य अर्थ में जो रूप बन रहा है वो है सत्रिणम। सत्रिणम इसका लौकिक विग्रह करें, त्रिणम अपि अपरित्यज्य। त्रिणम अपि अपरित्यज्य इसका लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करें तो तृण प्लस अम, तृण प्लस अम और सह प्लस सु। यह अलौकिक विग्रह समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक और से इसका सुपलुक होने से स्थिति आती है तृण प्लस सह। उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग होने से आता है सह तृण, सह तृण। अब वो सूत्र कार्य करता है अव्ययी भाव काले, तो स्थिति हो जाती है स तृण। ये प्रातिपदिक बनता है। तो यहाँ पे सुबुत्पत्ति हो गई। सुबुत्पत्ति होने के बाद में सु और न अव्ययी भावार्थ तो मतलब पंचम्या से स तृण प्लस अम, और अमी पूर्व से इसका पूर्ण रूप हो गया तो स तृणम। ये रूप सिद्ध होता है। तो सत्रिणम यह रूप हमारा सिद्ध हो रहा है। अब बनता है अंत अर्थ में। अंत अर्थ में जो रूप बन रहा है वो है साग्नि। सा अग्नि, ये इसका रूप बन रहा है। तो साग्नि का लौकिक विग्रह करें तो अग्नि ग्रंथम, अग्नि ग्रंथम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, पर्यंतम अधीते। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते इसका लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करें तो अग्नि प्लस हम और सह प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह हो गया। वही प्रक्रिया समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका सुपलोक हो गया। तो सुपलोक होने से स्थिति आती है
अग्नि प्लस सह। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से इसका पूर्व प्रयोग हुआ तो स्थिति आती है सह अग्नि, ये स्थिति सामने रहती है। तो अव्ययी भावे चाकाले से सह को से आदेश हो गया तो सह अग्नि, से अग्नि हो गई। अब यहाँ पे एक हमारा सूत्र लगता है ए और जो ये स वर्ण आ गए, यहाँ स और ए दोनों में ए है, स में ए है और पर में भी ए है, तो ये सवर्ण हो गए। तो यहाँ पे सूत्र लगा है अक सवर्णे दीर्घ। तो अक सवर्णे दीर्घ से अक सवर्णे अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो गया तो ये रूप बन गया साग्नि, ये बन जाता है, ये प्रातिपदिक बन गया। तो यहाँ पे सुबुत्पत्ति हो गई एक देश अधिकतर मनन से, यहाँ पे सुबुत्पत्ति और सुप्रत्यय, तो वो जैसे सुप्रत्यय तो सा अग्नि प्लस सु और अव्ययी भावस्य से अव्ययी संज्ञा और अव्ययादाप सुख से सु का लोप हो गया तो रूप हमारा बन जाता है साग्नि। इस प्रकार अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है वो संपूर्ण होता है। इसके जो 16 शब्द थे उन 16 शब्दों के जो अलग अलग रूप बन रहे थे वो हमने जाने। तो ये एक बार आप देख लीजिए, ये रूप बन रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला सूत्र पूर्णतया आप समझ चुके हैं और एक बार आप इसका अध्ययन 2 या 3 बार करें, क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला जो सूत्र है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको अलग अलग भागों में बांट के याद कीजिए और इस सूत्र में ही पूरा अव्ययी भाव समास सिमटा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों जो हमने अभी तक पढ़ा अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाला सूत्र है वो आपके पूर्णतया समझ में आया होगा। और अगर आपके इस सूत्र में कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कृपया करके आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई भूल हुई है, इसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि त्रुटि किसी से भी हो सकती है, तो कृपया आप उसे छिपाए नहीं, अवश्य ही बताएं। तो हमें भी क्या गलतियां सुधारने का मौका मिल जाएगा। ऐसे कि हमें पता नहीं चलता है कि हमसे क्या गलती हुई है। तो कृपया आप जो गलती हुई है या कोई शंका है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। और अब हम आगे की कक्षा में जो अन्य सूत्र आएंगे अव्ययी भाव समास में पढ़ेंगे। तो अव्यय विभक्ति सूत्र हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली कक्षा में मिलेंगे जल्द ही अव्ययी भाव समास के अन्य सूत्रों के साथ। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय।